हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल टैक्सेशन ऑफिशियल में। और आज के लेक्चर में हम लोग अपने जीएसटी वाली सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं और ये हमारे जीएसटी सीरीज का सेकंड लेक्चर है। अभी तक अगर आप लोगों ने पहले वाला लेक्चर नहीं देखा तो उसका लिंक मैं आई बटन में डाल दूंगा, एक बार जाके उसको चेकआउट जरूर करना। तो हम लोग जो अपने चैनल के ऊपर में जीएसटी का कंप्लीट रिवीजन करवाने जा रहे हैं और ये इसका सेकंड लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं सप्लाई अंडर जीएसटी। हाँ जी भाई, सप्लाई क्या होता है। पिछले लेक्चर में हमने समझा था जीएसटी के कुछ बेसिक्स के बारे में, जिसमें हमने समझा था कि जीएसटी हमेशा लगता है सप्लाई के ऊपर में। अब इसको ध्यान से समझो, जीएसटी जो है गवर्नमेंट कह रही है कि जीएसटी किसी सामान के खरीदने पे नहीं लग रहा, किसी के बेचने पर नहीं लग रहा, किसी के मैन्युफैक्चरिंग पर नहीं लग रहा, किसी सर्विस पर नहीं लग रहा। नहीं, गवर्नमेंट ने क्या टर्म यूज किया, गवर्नमेंट सेल परचेज कुछ भी यूज नहीं कर रही, गवर्नमेंट क्या यूज कर रही है, सप्लाई। यानी सर जब जब गुड्स या सर्विस की सप्लाई होगी तभी जीएसटी लगेगा, वरना जीएसटी नहीं लगेगा। तो ये हमारी सबसे पहली चीज है। तो इसके लिए हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि सर सप्लाई का मतलब क्या होता है, क्योंकि हर एक लॉ के अंदर में हर एक स्पेसिफिक वर्ड का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। तो सप्लाई का मीनिंग क्या है ये समझना आज के हमारी इस लेक्चर का टॉपिक है। तो भाई सप्लाई देखो, सप्लाई डिफाइंड है हमारा सेक्शन नंबर 7 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 के अंदर में। इट सेज द सप्लाई इज द कंसर्न ऑफ जीएसटी लॉ द सिंगल टैक्सेबल इवेंट दैट रिप्लेसेस मैन्युफैक्चरिंग ऑन एक्साइज। जैसे कि पहले अलग अलग टैक्स हुआ करते थे तो अलग अलग टैक्सेबल इवेंट हुआ करते थे। मतलब किसी भी टैक्स के अंदर में जब टैक्स अप्लाई होता है उसे टैक्सेबल इवेंट बोलते हैं। तो अलग अलग पहले टैक्स हुआ करता था और उसके अलग अलग टैक्सेबल इवेंट होते थे। जैसे कि भाई हमारा मैन्युफैक्चरिंग पे लगता था एक्साइज, सेल के ऊपर लगता था वैट, सर्विसेज के ऊपर लगता था सर्विस टैक्स। ऐसे ही अलग अलग चीजें हुआ करती थी। जीएसटी लेबिलिटी अराइज ओनली व्हेन अ ट्रांजैक्शन क्वालिफाइड एज सप्लाई। हालांकि जीएसटी में सिर्फ जीएसटी तभी लगेगा जब वो सप्लाई बनेगा। अगर कोई चीज, सवाल आप लोगों के लिए भाई स्टूडेंट्स, चलो फटाफट कमेंट करो, अगर कोई चीज सप्लाई नहीं बना, जो भी हम समझेंगे सप्लाई क्या होता है, अगर कोई चीज, अगर आपके द्वारा किया जाने वाला कोई भी काम सप्लाई की डेफिनेशन में कवर नहीं होता तो क्या उस पर जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा, बताओ भाई, कमेंट करो फटाफट। तो सर ऑब्वियस सी बात नहीं लगेगा भाई। क्यों लगेगा, जब सप्लाई कवर नहीं हो तो जीएसटी नहीं लगेगा। टैक्सेबल इवेंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो जीएसटी इज लेविड ओनली व्हेन देयर इज अ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस। भाई जीएसटी तभी अप्लाई होता है या तो गुड्स की सप्लाई हो या सर्विस की सप्लाई हो, बट सप्लाई होना बहुत ज्यादा जरूरी है। डिफाइन अंडर सेक्शन 7 सेक्शन के अंदर में डिफाइन है भाई, सीजीएसटी एक्ट के अंदर ने इसे डिफाइन कर रखा है। 3 शेड्यूल है हमारे पास जो अगेन सप्लाई से रिलेट करते हैं। जीएसटी के शेड्यूल की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे। शेड्यूल 1 विदाउट कंसिडरेशन के केसेस हैं, शेड्यूल 2 क्लासिफिकेशन का केसेस है और शेड्यूल 3 हमारा एक्सक्लूजन के केसेस हैं। तो ये कुछ हमारे पास शेड्यूल्स हैं जो अभी हम लोग डिटेल में करने वाले भाई। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सेक्शन नंबर 7 डेफिनेशन ऑफ सप्लाई के साथ। तो कहता है सेक्शन 7 सप्लाई इंक्लूड्स, बताओ भाई वर्ड क्या यूज किया, देखो लॉ मेकर कितना ज्यादा समझदार है, हाउ ब्रिलियंट ही इज। इसने वर्ड क्या यूज किया, इंक्लूड, ना इसने यूज किया मीन, इसने क्या इंक्लूड किया, इसने क्या लिखा, इंक्लूड। भाई इंक्लूड का मतलब क्या हुआ, इंक्लूड का मतलब हुआ कि जो नीचे बातें है ना ये इसके अंदर में इंक्लूड होती है, इसके अलावा कुछ और भी आ सकता है, इसके अलावा कुछ और भी आ सकता है, बट ये तो डेफिनेटली आएगा, इसके अलावा और भी चीजें आ सकती है। तो इसे बोला जाता है इंक्लूसिव डेफिनेशन। देखो हमेशा याद रखना लॉ में जो है 2 तरह की डेफिनेशन होती है, एक होती है हमारी इंक्लूसिव डेफिनेशन और एक होती है हमारी एक्सक्लूसिव डेफिनेशन। कौन कौन सी होती है, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव। जितनी भी डेफिनेशन मीन से स्टार्ट होती है ना उसका वो होता है हमारी एक्सक्लूसिव डेफिनेशन, और जितने भी इंक्लूड से स्टार्ट होते हैं ना वो होते हैं इंक्लूसिव। मतलब अगर यहाँ पे इंक्लूड की जगह मीन लिखा होता ना, इट मींस कि भाई नीचे जितनी चीजें लिखी है उसको सप्लाई माना जाएगा, अगर कोई चीज नीचे नहीं लिखा तो उसको सप्लाई मानेंगे ही नहीं। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, कहते हैं अगर यहाँ पे मीन वर्ड लिखा होता तो नीचे जो बातें लिखी है वो तो सप्लाई होगी, उसके अलावा और कुछ सप्लाई नहीं होगा। बट क्योंकि यहाँ पे वर्ड क्या लिखा है, इंक्लूड, इट मींस कि जो नीचे चीजें लिखी है तो सप्लाई है, इसके अलावा और चीजें भी सप्लाई हो सकती है। तो जो नीचे गिवन है वो सिर्फ एक एग्जाम्पलरी है, हम ऐसा भी कह सकते हैं, ठीक है। इंक्लूड्स में कहते हैं ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई। इसमें क्या आता है भाई, ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई होता है जैसे कि सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल, मोड फॉर द कंसिडरेशन, मेड फॉर द कंसिडरेशन इन कोर्स ऑफ बिजनेस। भाई इन्होंने बोला हर एक तरह की सप्लाई, जैसे कि सेल जब आप सामान बेच रहे हो, ट्रांसफर जब आप कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो किसी को, कोई एक सामान को किसी को ट्रांसफर कर रहे हो, बार्टर क्या होता है भाई, बार्टर होता है जिसके अंदर में आप कोई सामान दे रहे हो और उसके बदले में आपका क्या है, कोई दूसरा सामान जा रहा है या थोड़ा सा सामान जा रहा है, थोड़ा सा पैसा जा रहा है, दैट इज कॉल्ड बार्टर। देन होता है एक्सचेंज, सामान के बदले सामान जा रहा है, एक्सचेंज वाला सिस्टम आ गया हमारा। लाइसेंस अगर आप किसी को दे रहे हो, उसके मतलब आपने किसी को लाइसेंस दिया उसके बदले भी आप पैसा चार्ज कर रहे हो, दैट इज बी ऑल्सो कॉल्ड एज सप्लाई। देन वी हैव
रेंटल, अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को रेंट कर रहे हो, चाहे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी हो या मूवेबल प्रॉपर्टी हो, गुड्स भी रेंट कर रहे हो तो भी सप्लाई बनेगा, लीज कर रहे हो तो भी सप्लाई बनेगा, डिस्पोज कर रहे हो तो भी सप्लाई बन जाएगा। ये हमारे पास कुछ केसेस हैं। मेड फॉर कंसिडरेशन, अब ये वर्ड यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोलते हैं, देखो लॉ के अंदर ना हर एक छोटी छोटी चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कहते हैं मेड फॉर अ कंसिडरेशन, कंसिडरेशन में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये फ्री में हो रहा है, अगर ये चीज कंसिडरेशन में नहीं हो रहा है, तो अगेन क्या होगा, मेड फॉर अ कंसिडरेशन के केसेस में अगर लिखा है तो भाई ऐसे केसेस में कंसिडरेशन में होना जरूरी है। अगर बिना किसी कंसिडरेशन के हो रहा है तो फिर वो सप्लाई में नहीं आ रहा है यहाँ पे। फिर ठीक है, आगे कह रहा है इन दी कोर्स ऑफ बिजनेस, वो किस में हो रहा है भाई, वो बिजनेस में हो रहा है। इन दी कोर्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दी कोर्स ऑफ बिजनेस मतलब कि आप बिजनेस से रिलेटेड काम कर रहे हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो इन दी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है। अब इन दी कोर्स इन दी कोर्स नहीं है, दोनों में डिफरेंस होता है। बिजनेस से जुड़ा हुआ कोई काम करोगे तो इन दी कोर्स है, बट बिजनेस से जुड़ा हुआ नहीं करोगे तो इन दी कोर्स नहीं है। एग्जांपल बताता हूँ, मेरी मोबाइल फोन की शॉप है, मैंने अपने भाई को एक मोबाइल फोन दे दिया, क्या ये मेरा इन दी कोर्स ऑफ बिजनेस है? अगर भाई मैं उसको सेल नहीं कर रहा हूं, अगर मैं उसको सिर्फ ऐसे ही दे दिया तो डेट इज नॉट इन दी कोर्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस का पार्ट नहीं है ना भाई, वो तो मैं ऐसे पर्सनली मैंने दे दिया है ना, तो ऐसे पर्सनल वाला ये तो इन दी कोर्स नहीं हुआ। बट अगर मैं अपने भाई को ही या किसी भी पर्सन को अगर मैं उसको बेचता, या अगर मैं बिजनेस के पर्पज से दे रहा, जैसे मैंने किसी सप्लायर को दे दिया, फ्री में दिया बट मैंने उसको एज ए सैंपल देगा, भाई ये सैंपल लेके जाओ यूज करो, अगर आपको सील हो तो आप और प्रोडक्ट लेके जाना, इन दी कोर्स। ठीक है, नॉट इन दी कोर्स, इन दी कोर्स नॉट इन दी कोर्स। देन वी हैव, आगे में कहते हैं भाई नंबर 2, इंपोर्ट ऑफ सर्विस। इंपोर्ट ऑफ सर्विस क्या होता है भाई, सर्विस कैसे इंपोर्ट की जा सकती है? गुड्स इंपोर्ट तो सुना होगा आप लोगों ने ना, सामान हम इंडिया के बाहर से मंगवा लेते हैं। इंपोर्ट ऑफ सर्विस कैसे होता है भाई, क्या हम सर्विस में इंडिया के अंदर मंगा सकते हैं? बिल्कुल मंगा सकते हैं भाई। जब आप किसी पर्सन की कोई सर्विसेज ले रहे हो और वो पर्सन जो है इंडिया के बाहर बैठा पड़ा है, तो डेट इज कॉल्ड हमारा इंपोर्ट ऑफ सर्विस, कि वो बाहर से सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो हमें बाहर से गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा है। कंसल्टेंसी, आजकल भाई बहुत सारी कंसल्टेंसी इंडिया के बाहर से आती है हमारी, है ना, हम भी इंडिया के बाहर कंसल्टेंसी देते हैं, बट डेट इज कॉल्ड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस। तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस इसके अंदर आ जाता है फॉर अ कंसिडरेशन, बट इसका कंसिडरेशन में होना जरूरी है। ठीक है, वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ अदरेंस ऑफ बिजनेस। अब ये इंपॉर्टेंट है भाई, ऊपर वाली लाइन में तो कोर्स ऑफ बिजनेस बोला था, नीचे बोले वेदर और नॉट, चाहे आपके बिजनेस से जुड़ा हो या ना हो, बट उसको सप्लाई माना जाएगा। यानी सर अगर एक बंदा नॉट मी, कोई एक पर्सन, हमारा मिस्टर ए, एग्जांपल ले लेते भाई हमारे मिस्टर ए का। अब ये जो सर मिस्टर ए है, ये जो मिस्टर ए है, अगर कल को इस मिस्टर ए की शादी होती है और ये अपने शादी में अपना जो भी इसका फंक्शन हो रहा है, उस फंक्शन के अंदर में जो है ये इंडिया के बाहर से कुछ सर्विसेज ले रहा है। ठीक है, बाहर के लोगों की कुछ सर्विसेज ले रहा है, तो ऐसे पॉइंट में जो होगा ये क्या होगा, इंपोर्ट ऑफ सर्विस होगा। बदले में पैसा देना पड़ेगा, बिल्कुल पैसा देना पड़ेगा भाई। मिस्टर ए उसका रिश्तेदार थोड़ी लगेगा फ्री में कर देगा, है तो पैसा भी देना पड़ेगा, पैसे भी दे रहे हैं। बट क्या ये इसके इन द कोर्स है भाई, बताओ, क्या मिस्टर ए का जो शादी करना है, क्या ये इसका इन द कोर्स होगा? बताओ। अब बोलो सर हो भी सकता है, क्या पता भाई मिस्टर ए आपका ऐसा इंसान हो जिसका काम ही क्या हो, जिसका काम ही शादी करना। भाई ऐसा कौन होता है, कैसी बात कर रहे हो, ऐसा कौन हो जिसका काम ही हो शादी करना? तो नहीं होता ना, तो डेट इज कॉल्ड नॉट इन द कोर्स। तो भाई आपका इन द कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं था ये, बट अगर आपके इन द कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं था फिर भी इसको सप्लाई माना जाएगा। ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज होती है उसके ऊपर भी जीएसटी लगता है। इंपोर्ट ऑफ सर्विस के ऊपर भी जीएसटी लगता है भाई। ठीक है, इस चीज को समझो। तो अगर आपने कोई अपने पर्सनल पर्पस के लिए इंडिया के बाहर से इंपोर्ट ऑफ सर्विस किया, उस पर भी आपको जीएसटी भरना पड़ेगा। क्यों भरना पड़ रहा है बताओ? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है इंपोर्ट ऑफ सर्विस को ही हम सप्लाई मान रहे हैं, इंपोर्ट ऑफ सर्विस को सप्लाई मान रहे हैं। देखो आप इस चीज को मतलब आप इस चीज को थोड़ा मतलब समझने की कोशिश करो कि इसमें कितनी बड़ी बात इन्होंने बोली है, कितना टेक्निकल चीज है ये कह रहे हैं कि आप एक बिजनेसमैन नॉर्मली क्या करता है, सामान बेच रहा है, सर्विस दे रहा है, उस पर जीएसटी लग रहा है। इन्होंने वो तो लिखा, नीचे वाली लाइन में ये लिख रहे हैं इंपोर्ट करना, मतलब आप एक तरीके से खरीद रहे हो, अगर आप खरीद रहे हो उस पर भी जीएसटी, उस सॉरी अगर आप खरीद रहे हो वो भी सप्लाई, मतलब सप्लाई आउटवर्ड हो उसके लिए जरूरी नहीं है कि भाई सर्विस भी उसमें आउटवर्ड होनी चाहिए। कभी कभी सर्विसेज इनवर्ड हो जाती है और देन भी उसको सप्लाई मान लिया जाता है। अब इसको हम सप्लाई क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें लिखा हुआ है इंपोर्ट ऑफ सर्विस। समझ में आया क्या? बताओ, समझ में आ रहा है? देखो टेक्निकलिटीज को समझो। ठीक है, आगे बोल रहे हैं एक्टिविटीज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1 मेड विदाउट कंसिडरेशन। अच्छा सर देखो, ऊपर कंसिडरेशन था, अब ये कह रहे हैं अगर बिना कंसिडरेशन के कुछ काम हुआ और अगर वो शेड्यूल 1 के अंदर में कवर हो जाता है तो भी हम उसको सप्लाई मान लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं भाई। ठीक है जी। 5 इसेंशियल कंडीशन फॉर सप्लाई। सप्लाई के लिए क्या पांच जरूरी चीज क्या है भाई? किसी भी टाइम पे अगर आपको डिसाइड करना है कि भाई सप्लाई कोई चीज बन रही नहीं बन रही, ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं भाई ऐसे कि ये सप्लाई होगा नहीं होगा, तो आपको क्या ध्यान रखना? आपको बस 5 बातों का ध्यान रखना भाई। नंबर 1 स्टेट्स कि भाई गुड्स एंड सर्विस होना चाहिए, देयर मस्ट बी अ गुड्स एंड
सर्विस, जब तक गुड्स या सर्विस नहीं है तब तक वो सप्लाई नहीं बनेगा। अब इसके लिए ना हमें समझना जरूरी है कि भाई गुड्स क्या होता है और सर्विस क्या होता है, उसकी डेफिनेशन को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो भी हम लोग समझेंगे बट अभी हम लोग नहीं समझ रहे। बट अगर गुड्स एंड सर्विस वो है तो फिर हम सेकंड चेक पॉइंट पे बढ़ेंगे विच इज कंसिडरेशन। भाई कंसिडरेशन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना कंसिडरेशन के आपने देखा भाई नंबर 1 और नंबर 2 दोनों के अंदर, दोनों ही केसेस के अंदर में क्या है, सप्लाई बनेगा ही नहीं अगर कंसिडरेशन में नहीं है तो। बट अगर वो शेड्यूल 3 के अंदर फॉल कर गया तो विदाउट कंसिडरेशन भी सप्लाई बन जाएगा। ठीक है, ये चीज समझने वाली है। अब ये हो गया सेकंड पॉइंट, ठीक है, कंसिडरेशन होना चाहिए। तीसरा कहता है बाय अ पर्सन, भाई पर्सन होना चाहिए, मींस मेड बाय अ टैक्सेबल पर्सन, टैक्सेबल पर्सन। अब यहाँ पे देखो पर्सन में भी क्या बोलते हैं, टैक्सेबल पर्सन बोलते हैं, तो यहाँ पे टैक्सेबल पर्सन का होना जरूरी है। अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे टैक्सेबल पर्सन बोला है। टैक्सेबल पर्सन यानी कि वो पर्सन जिसके ऊपर टैक्स की लायबिलिटी बन रही है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि उसका रजिस्टर्ड होना जरूरी है। मतलब सर अगर एक बंदा जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है क्या तो भी वो टैक्सेबल पर्सन बनेगा? बिल्कुल बनेगा भाई, वो बन सकता है टैक्सेबल पर्सन, बट रजिस्टर्ड पर्सन वही होगा जिसने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवा रखा है। सर मेरा बिजनेस है, ठीक है, मेरे ऊपर जीएसटी की लायबिलिटी बनी, क्या मैं टैक्सेबल पर्सन हुआ? यस, यू आर अ टैक्सेबल पर्सन। बट क्या मैं एक रजिस्टर्ड टैक्सेबल हुआ? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि हमने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। जैसे रजिस्ट्रेशन कराएंगे रजिस्टर्ड भी बन जाएंगे। तो सर बिना जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करे भी टैक्स की लायबिलिटी बन सकती है क्या? बिल्कुल बन सकती है भाई। बताओ आप लोग कमेंट करो, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन की लिमिट कितनी है? गुड्स के केसेस में 40 लाख, सर्विसेज के केसेस में 20 लाख, और अगर आप दोनों कर रहे हो तो साथ में 20 लाख हो जाता है। हिल स्टेशन में इसकी लिमिट आधी हो जाती है। अब इस चीज को समझो, ये जो लिमिट है, लिमिट के बाद जीएसटी रजिस्ट्रेशन होगा कैसे? ठीक है, अब एग्जांपल समझो, देखो ध्यान से। अपना मिस्टर ए इस बार जो है बिजनेस कर रहा है, ठीक है, बिजनेस इसने करना स्टार्ट करा, इसने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। क्यों? सर अभी तो स्टार्ट हुआ है। कह रहा भाई लिमिट है ना, हम लोग सामान बेचते हैं, 40 लाख की लिमिट है, 40 लाख की लिमिट की बात कराएंगे ना, अभी क्या करे कराने की, तो नहीं करवाया। क्या गवर्नमेंट इसको बिजनेस करने से रोक देगी? बताओ, क्या गवर्नमेंट बिजनेस करने से रोक देगी? बोलेगा ठीक है ना, करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट 40 लाख की लिमिट है, ध्यान रखना। हम बोला ठीक है, मिस्टर बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसने बिजनेस करना स्टार्ट किया भाई, धीरे धीरे इसका बिजनेस बहुत ज्यादा बढ़ने लगा, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख क्रॉस करते करते एक दिन ये 40 लाख भी क्रॉस कर गया। जैसे ही उस साल में, उसी साल के एक साल के अंदर की बात कर रहा हूं, जैसे उसी साल के अंदर भी इसने 40 लाख को क्रॉस किया, उसके बाद क्या होगा? क्या उसके बाद ऑप्शन है, क्या उसके बाद जीएसटी के डिपार्टमेंट का एक बंदा इसके घर चल के आएगा, बोलेगा मिस्टर ए प्लीज आपका 40 लाख क्रॉस हो गया, ये लो आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन। कैसे होगा? नहीं होगा भाई। तो क्या होगा भाई? उसको मिस्टर ए को खुद से रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, खुद से रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। और जब वो अप्लाई करेगा उसके अंदर वो लिखेगा कि भाई मैं अप्लाई इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरा टर्नओवर एक्सीड हो गया है, इस वजह से अप्लाई करना पड़ेगा। सर अप्लाई करना ही पड़ता है, जरूरी है कि बिल्कुल मैंडेटरी है, और आपको खुद से अप्लाई करना पड़ेगा। देखो डिपार्टमेंट आके आपको नहीं बोलने वाला है कि अरे मिस्टर ये आपका तो यार देखो टर्नओवर 40 लाख क्रॉस कर गया तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा लो भाई। ऐसा नहीं होता भाई, आपको खुद से करवाना पड़ेगा, आपको ही तो एफर्ट देना पड़ेगा ना, ऐसा तो नहीं वो देगा। अब ऐसे पॉइंट में समझो, मिस्टर ए को रजिस्ट्रेशन करवाना है खुद से, कब तक करवाना है? 30 दिन का टाइम देती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट बोलती है कि भाई जिस दिन आपका टर्नओवर एक्सीड कराना 30 डेज के अंदर में रजिस्ट्रेशन करा लो, नहीं कराओगे तो भाई अगेन उसके ऊपर भी आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। बट रजिस्ट्रेशन कराओ, वो मैं आपको समझाऊंगा बाद में कार्रवाई क्या होगी, बट अभी समझो रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अब आप ऐसी बात समझो, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, जीएसटी के लिए लाइबल हो गया, बट बंदे ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, नहीं कराया, ठीक है, बट जीएसटी के लिए लाइबल तो हो गया ना। ऐसे में क्या मिस्टर ए को जीएसटी भरना पड़ेगा? बिल्कुल भरना पड़ेगा भाई, जीएसटी रजिस्टर्ड नहीं है बट भरना पड़ेगा, बाद में ही भरना पड़ेगा। जब बाद में ऑडिट होगा, जब इसको पता लगेगा, जब इसका देखेगा भाई ऑडिटर, अबे भाई तेरा तो 40 लाख क्रॉस हो गया तो टर्नओवर, तूने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। और जो टाइम पीरियड उसका जीएसटी भरना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जीएसटी की लायबिलिटी है इसके ऊपर। सर उस टाइम पे तो ये रजिस्टर्ड ही नहीं था, बिल्कुल नहीं था रजिस्टर्ड, फिर भी जीएसटी भरना पड़ेगा, फिर भी जीएसटी भरना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि टर्नओवर एक्सीड हो गया ना भाई, तो भरना पड़ेगा, बच नहीं सकता। वो ये नहीं बोल सकता अरे नहीं मैंने तो अभी रजिस्ट्रेशन कराया, मैं अभी थोड़ी दूंगा। नहीं भाई, 40 लाख क्रॉस किया ना, रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए था, क्यों नहीं कराया रजिस्ट्रेशन? तो भी भरना पड़ेगा। तो ऐसे केस में मिस्टर ए ने अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया बट जीएसटी भरना पड़ रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे? रजिस्टर्ड पर्सन बोलेंगे या टैक्सेबल पर्सन बोलेंगे? बताओ, रजिस्टर्ड बोलेंगे या टैक्सेबल बोलेंगे? सर रजिस्टर्ड क्यों बोलेंगे? उसने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया ना, तो क्या बोलेंगे? टैक्सेबल बोलेंगे। आप समझे ना तुम लोग? आगे देखो, नंबर 4 कंडीशन, बिजनेस पर्पस। भाई बिजनेस पर्पस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमने पढ़ा ऊपर पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 के अंदर में, अच्छा नहीं सॉरी, पॉइंट नंबर 1 के अंदर हमने पढ़ा भाई बिजनेस पर्पस होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 में बिजनेस और नॉन बिजनेस हो तो भी काम चल जाता है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है सच। इसका नंबर 5 है हमारे पास, नॉट इन शेड्यूल 3। भाई शेड्यूल 3 में नहीं होना चाहिए। क्यों? सर जैसे ही वो शेड्यूल 3 के अंदर घुसा, जीएसटी से तो एग्जम्पशन मिल गई। क्यों? क्योंकि उसके अंदर में शेड्यूल 3 के अंदर जो आ जाएगा उसको सप्लाई मानेंगे ही नहीं। ये बात लिखी गई है कि शेड्यूल 3 में आने वाली चीज को सप्लाई माना ही नहीं जाता है। ठीक है जी, तो अगर शेड्यूल 3 में आएगा उसको जीएसटी में सप्लाई मानेंगे ही नहीं। आगे देखो नेक्स्ट क्या बोलता है,
आगे कह रहा है एसेंशियल रिकॉग्निशन फॉर्म ऑफ सप्लाई। भाई देखो अगेन उसी चीज को स्पेसिफाई कर रहा है। सबसे पहले हमने पढ़ा क्या क्या चीज आएगी भाई, सबसे पहले आएगी अपनी सेल, देन आएगा अपने पास ट्रांसफर, देन वी हैव बार्टर एंड वी हैव एक्सचेंज, रेंटल, लीजिंग, लाइसेंस एंड डिस्पोजल। ठीक है, डिस्पोजल मींस परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स, यानी कि आपको बताऊं तो जैसे बिजनेस का कोई एसेट था उसको मैंने डिस्पोज ऑफ कर दिया, जैसे पुरानी मशीन तो उसको मैंने ऐसी बेच दी है ना, तो डिस्पोज ऑफ कर दिया ना, तो उसे भी हम क्या बोलते हैं सर, उसे भी सप्लाई बोला जाता है। उसमें जीएसटी लगता है, उसमें जीएसटी लगता है भाई, भरना नहीं पड़ता, रिवर्स करनी पड़ती है। जैसे आपने जब मशीन खरीदा होगा उसके ऊपर आपने जीएसटी दिया होगा ना, तो जीएसटी आपने क्लेम भी किया होगा, इनपुट क्लेम कर लिया होगा। अब जब मशीन खराब हो रही है आपने उसको ऐसे बेच दिया, जब आपने उसको ऐसे बेच दिया उसके ऊपर जीएसटी क्या है, रिवर्स करना पड़ेगा ना भाई। डिस्पोज ऑफ भी कर दिया तो उसके इसमें भी आपको जीएसटी भरना पड़ता है, उसका जितना पोर्शन बचा था ना उतना उसको आपको रिवर्स करना पड़ता है। ठीक है, इसमें टाइम पीरियड होता है, हम लोग समझेंगे आईटीसी रिवर्सल वाले केसेस के अंदर में, बट डिस्पोजल को भी सप्लाई बोला जाता है, ये बातें थोड़ी सी ध्यान रखना। हाँ जी, नेक्स्ट क्या हमारे पास, नेक्स्ट हमारे पास क्लासिफिकेशन बिजनेस नेक्स्ट इज इंपोर्ट ऑफ सर्विस की केसेस में। भाई हम क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन आ गया हमारा भाई। तो कहते हैं सप्लाई ऑफ गुड्स वर्सेस सप्लाई ऑफ सर्विस। देखो दो अलग अलग चीज है, सप्लाई ऑफ गुड्स क्या होगा, सप्लाई ऑफ सर्विस क्या होगा, ये दोनों बातें अलग अलग है। ठीक है, अब बोलोगे सर इसमें क्या समझना है, तो सिंपल है ना, अगर कोई चीज गुड्स है उसकी सप्लाई करोगे, सप्लाई ऑफ गुड्स, अगर कोई चीज सर्विस है उसकी सप्लाई करोगे, सप्लाई ऑफ सर्विस। में समझना क्या सर, आगे बढ़ते हैं, रुक जा भाई रुक जा, तसल्ली समझ के देखो भाई। इसमें बहुत सारी केस आएगी जिसमें आप सप्लाई क्या कर रहे हो, गुड्स कर रहे हो, बट वो बनेगी क्या, सप्लाई ऑफ सर्विस बन जाएगी। जैसे आप देखो सेल ऑफ मशीन, बताओ सेल ऑफ मशीन क्या बनेगा, सेल ऑफ मशीन इज अ सप्लाई ऑफ गुड्स, इज अ सप्लाई ऑफ गुड्स, बट कंसल्टेंसी सर्विस इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। कोई दिक्कत नहीं, बोलो सर क्या दिक्कत है, यही तो बात हम बोलते हैं, बिल्कुल बोल रहे थे भाई, आगे बढ़ो। रेंटिंग ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग आप रेंट कर रहे हो, बताओ बिल्डिंग गुड्स है सर्विस है, सर बिल्डिंग तो गुड्स होना चाहिए ना, सर्विस तो नहीं होना चाहिए है, सर्विस तो नहीं हो सकता, तो ऐसे पॉइंट में लेकिन आपका नेचर क्या बनेगा, नेचर तो सर्विस का ही बनेगा भैया, बिल्डिंग बेच थोड़ी दी है, बिल्डिंग रेंट पे तो दिया ना, तो क्या बनेगा, सर्विस ही बनेगा। देन वी हैव सेल ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर बेच दिया भाई, गुड्स बनेगा भाई, बिल्कुल गुड्स बनेगा। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विस बनेगा भाई। तो देखो अब इसमें क्या है, इसमें डिपेंड करता है कि आपका नेचर क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि भाई वो सप्लाई ऑफ गुड्स बनेगा, सप्लाई ऑफ सर्विस बनेगा। देन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, नंबर 1 कहते हैं भाई ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोफेशनल सर्विसेज, बैंकिंग, लीजिंग, रेंटिंग, ये सब हमारा कवर्ड हो जाता है। लेकिन कवर्ड क्या नहीं है, प्योर पर्सनल ट्रांजेक्शन, पर्सनल, अभी जैसे मैंने बताया मैंने अपने भाई को मोबाइल फोन दे दिया भाई, ऐसी पर्सनल ट्रांजेक्शन, नॉट सप्लाई। ठीक है, आगे हमारे पास इंपोर्ट ऑफ सर्विस जो कि 7(1)(b) के अंदर था, इसको थोड़ा स्पेसिफाई कर रहे हैं लोग। कहते हैं सेक्शन 7 स्पेसिफिकली इंक्लूड इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर कंसिडरेशन वेदर आर नॉट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। भाई अगर आपने इंपोर्ट ऑफ सर्विस करा और पैसा दिया ना, कंसिडरेशन दिया, ऐसे पॉइंट में ध्यान रखना, अगर आपने इंपोर्ट ऑफ सर्विस किया और पैसा दिया तो भले आपके बिजनेस से जुड़ा हो या ना हो, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो या ना हो, जीएसटी तो लगेगा भाई, क्योंकि सप्लाई मान लिया जाएगा। सप्लायर लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, सप्लायर कौन है, इंडिया के बाहर, जो बंदा सर्विसेज दे रहा होगा इंडिया के बाहर बैठा हुआ है। रिसिपिएंट लोकेशन इंडिया, जिसको सर्विस रिसीव हो रहा है वो इंडिया के अंदर है। अभी हमने शादी वाला एग्जांपल लिया ना, मिस्टर ए की शादी हो रही है भाई, तो मिस्टर ए तो इंडिया के अंदर है, बट सप्लायर का इंडिया के बाहर है, वो बाहर से सर्विसेज दे रहा है। कह रहा सर हमें समझ नहीं आ रही, रुको रुको रुको, समझ नहीं आ रही बिल्कुल, हमें ये बताओ कि भाई मिस्टर ए अपनी शादी के अंदर में इंडिया के बाहर से कौन सी सर्विस ले रहा है, जो बंदा सप्लायर इंडिया के बाहर बैठा है, इंडिया के अंदर बैठा है। तो क्या हुआ ना कि छोटी सी कहानी है, मिस्टर ए को जो है अपने इसको भी और इसको जिस चीज की शादी होने वाली है ना उसको भी, दोनों को मेकअप आर्टिस्ट की नीड थी। ठीक है ना, इनको मेकअप वेकअप करवाना था, क्योंकि शादी का फंक्शन है ना, जिंदगी में एक ही बार शादी होती है ना, होती है ना, बताओ कि 3-4 बार ही करोगे। हाँ तो भाई एक ही बार होती है, तो उसको अच्छे से मेकअप वेकअप करना था। तो भाई अमेरिका के अंदर में एक बहुत ही फेमस मेकअप आर्टिस्ट है, उनसे कांटेक्ट किया गया, उनको बोला गया कि आप यहाँ पे सुपरवाइज करो। तो वो वहां से क्या कर रहे हैं, वो यहाँ से ऑनलाइन जो है वो वहां से ऑनलाइन ऐसे करके उनको समझा रहे कि हाँ ऐसे ऐसे मेकअप करना है, यहाँ पे इतना जो है कलर लगाना है, सॉरी कलर नहीं होता वो, कुछ ना कुछ तो होता है भाई, जो भी होती है पट्टी वट्टी पुट्टी उट्टी जो भी होती है, आप समझ जाना, नीवा पुत्ती वाला कार्यक्रम है भाई। वो बताते हैं भाई इतना इतना आपको यहाँ पे पोछा लगाना है, इतना आपको यहाँ पे इतना पेंट वेंट करना, जो भी है वो सिस्टम कर रहा है, आपको समझ में आओगे कि इस तरीके से हो रही है। ठीक है, या फिर डेकोरेशन की सर्विस, इसका इवेंट पूरा मैनेज करना था ना, इवेंट मैनेज करने के लिए एक अच्छा सा इवेंट मैनेजर चाहिए। अब मजदूर तो मिल जाते हैं भाई, बट अपने को एक वो बंदा से ना जो बताएगा ना भाई कैसे कैसे काम करना है, तो कैसे कैसे काम करना है, इंडिया के अंदर बंदा बैठा है, सॉरी इंडिया के बाहर बैठा बंदा, और वो इसको बता रहा है, समझा रहा है क्या भाई ये वाला काम ऐसे करो, ये वाला काम ऐसे, ये वाला काम ऐसे होने से। अब बोलोगे सर ये सब कुछ एक्चुअल में होता है क्या, भाई बिल्कुल एक्चुअल में होता है, और आप मानोगे नहीं, इसके लिए लोग करोड़ों रुपए देते हैं, करोड़ों। इंडिया के अंदर का एक इवेंट मैनेजर, वो शादी में जाएगा, उसको पता है कितना देंगे, उसको मान लो ज्यादा देंगे 15-20 लाख रुपए,
इतना ही देते भाई, ऑन एन एवरेज 15-20 लाख रुपए के अंदर में रहता है। हाँ, कुछ कुछ होते हैं भाई, अब बिल्कुल आप मानी की शादी में चलेगा तो लाखों करोड़ों, वो नहीं कह रहा मैं ऑन एन एवरेज की बात करूँ, 15-20 लाख रुपए मिलते हैं इवेंट मैनेज करने के। लेकिन वही इंडिया के बाहर वाले बंदे को बुलाएंगे ना, 2-3 करोड़ रुपए ले लेगा वो। बुलाया भी नहीं, इंडिया के बाहर से बस अपनी सर्विस दे रहा, हाँ ये काम ये काम ये काम काम, 1-2 करोड़ रुपए गायब। ठीक है, डेट इज कॉल्ड इंपोर्ट ऑफ सर्विस, और बहुत हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है, मार्केट में फैला पड़ा है बिल्कुल बिजनेस। देन प्लेस ऑफ सप्लाई इन इंडिया, सप्लाई क्या हो रहा है इंडिया के अंदर हो रहा है। अब सर सप्लाई इंडिया के अंदर हो रहा है, हाँ वहां से डायरेक्शन दे रहा है ना, बट नीपा पुत्ती का, सॉरी सॉरी भाई ऐसे नहीं बोलना चाहिए ना, अपना फेशियल का या जो भी है अपना ब्यूटी ट्रीटमेंट वाला सारे कार्यक्रम कैसे हो रहा है, इंडिया के अंदर हो रहा है। तो सप्लाई, प्लेस टू सप्लाई इन इंडिया, रिसिपिएंट इज आल्सो इन इंडिया बट सप्लायर इज आउटसाइड इंडिया, दैट इज कॉल्ड इंपोर्ट ऑफ सप्लाई। अगर आपने कंसीडरेशन में कर लिया, और अगर आपके बिजनेस में हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, जीएसटी अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि दैट इज कॉल्ड सप्लाई। बताओ जी, समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, देखो मैं ऐसे ना जरा एग्जांपल लेके समझाते रहता हूँ ताकि आप लोगों को ना थोड़ा सा ऐसे समझ में आए। ठीक है, क्योंकि देखो पता है क्या मेरा मानना है ना, अगर आप, क्योंकि ये एक टैक्सी सब्जेक्ट है, जीएसटी भी एक टैक्सी सब्जेक्ट है, तो ऐसे में ना क्या होता है कि जब भी हम कोई टैक्स वाला सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं ना, तो उस टाइम पे ना अपने को थोड़ा, मैंने देखा यार बच्चों को ना पढ़ते थोड़ा सीरियस होकर पढ़ना स्टार्ट कर, बहुत ज्यादा सीरियस होकर पढ़ना स्टार्ट कर हर एक चीज। तो देखो बहुत जरूरी है, वो चीज पढ़ना भी जरूरी है, बट साथ साथ में थोड़ा सा ऐसे प्रैक्टिकल चीजें करते रहो, थोड़ा एग्जाम्पल लेते रहोगे तो दिमाग में बैठा रहेगा, है ना। तो ऐसे पॉइंट में क्या हो, आपके दिमाग के अंदर कुछ चीजें सेट रहेगी, और सेट रहेगी तो फिर आगे भी आपको काम आएगा और पढ़ने में भी मजा आएगा भाई, ऐसे तो समझ में आता है। ठीक है, आगे देखो, इसको फटाफट खींचते हैं भाई। आगे कहता है सप्लाईज विदाउट कंसिडरेशन एंड रिलेटेड डिस्टिंक्ट पर्संस। अगर आपने विदाउट कंसिडरेशन सप्लाई किया तो क्या होगा भाई, जैसे कि इसमें कहते हैं जनरली सप्लाई रिक्वायर्स कंसिडरेशन, हाउएवर शेड्यूल 1 ने स्पेसिफाई किया कि कुछ चीजें हैं जो अगर कंसिडरेशन के बिना हो तो भी हम उसको सप्लाई मान लेंगे भाई। ठीक है, वैसे तो विदाउट कंसिडरेशन सप्लाई नहीं होता, बट शेड्यूल 1 में कवर होता है तो सप्लाई होता है भाई। क्या चीज है? नंबर 1, परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट। बिजनेस एसेट्स आपने परमानेंट ट्रांसफर कर दिया तो क्या होगा भाई, सप्लाई माना जाएगा। एग्जांपल देखो, कंपनी डिस्ट्रीब्यूटेड लैपटॉप टू द डायरेक्टर परमानेंटली। कंपनी ने कंपनी का लैपटॉप डायरेक्टर को परमानेंटली दे दिया भाई, ले जा कोई बात नहीं, दैट इज कॉल्ड परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स। सप्लाई बिटवीन रिलेटेड डिस्ट्रिक्ट पर्सन, अगर आपके रिलेटेड पर्सन के बीच में सप्लाई हो रहा है ना, विदाउट कंसिडरेशन होगा तो भी उसको सप्लाई मानेंगे। अब यहाँ पे क्या रहे, यहाँ पे आ रहा हूँ नेचर, याद है भाई को फोन दे दिया था तो क्या बोल रहे, भाई तो रिलेटिव बन गया ना, तो रिलेटिव के बीच में अगर आपका काम चल रहा है ना, जैसे पॉइंट में क्या होगा, विदाउट कंसिडरेशन तो भी उसको सप्लाई मानेंगे क्योंकि रिलेटिव है ना, तो दे सकते हैं रिलेटिव को। आगे कहते हैं इन दी कोर्स ऑफ बिजनेस होना यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है, इन दी कोर्स ऑफ बिजनेस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एग्जांपल, दिल्ली ब्रांच ट्रांसफर द गुड्स टू मुंबई ब्रांच। भाई देखो, जैसे एक ही कंपनी के दो ब्रांच है, एक ब्रांच ने दूसरे ब्रांच को ऐसे सामान भेजा, तो सप्लाई बिटवीन डिस्ट्रिक्ट पर्सन, दोनों अलग अलग पर्सन है, हालांकि है एक ही बट डीम डिस्ट्रिक्ट पर्सन है, तो उसके बीच में ट्रांसफर हो रहा है विद नो कंसिडरेशन चार्ज, जीएसटी इज स्टिल एप्लीकेबल। अब देखो, दिल्ली वाले ब्रांच ने सामान भेजा मुंबई वाले ब्रांच को, अब दोनों के दोनों एक ही कंपनी के ब्रांच है। अब ये कह रहा है भाई दिल्ली वाले ने भेजा सामान, पैसा थोड़ी लेगा, क्योंकि एक ही तो मालिक तो एक है ना भाई, ओनर तो एक ही है, तो वह पैसा वैसा नहीं लेना, सामान ले जा बस। अब वो सामान लेके जा रहा है, ये सामान आगे बेचेगा, जीएसटी कलेक्ट करेगा। तो अब यहाँ पे गवर्नमेंट भाई मुंबई ब्रांच तूने सामान दिया ना, डेट इज ऑल्सो कॉल्ड सप्लाई। क्यों? क्योंकि हम इसको डीम डिस्ट्रिक्ट पर्सन मान के टैक्सेबल मान लेंगे, इसे डीम डिस्ट्रिक्ट पर्सन बोला जाता है। आगे भाई हमारे पास डिफरेंट जीएसटी रजिस्ट्रेशन अंडर द सेम पेन आर डिस्ट्रिक्ट पर्सन। भाई एक ही पेन नंबर पे अलग अलग जीएसटी रजिस्ट्रेशन है तो भी क्या होगा, तो भी उसको डिस्ट्रिक्ट पर्सन माना जाएगा। जैसे भाई जीएसटी जो मिलता है ना, वो एक स्टेट में एक ही मिलता है और दूसरे स्टेट में आपको दूसरा जीएसटी लेना पड़ता है। तो अगर एक बंदा जैसे दिल्ली में एक जीएसटी ले रखा है, यूपी में एक जीएसटी ले रखा है, और अपने दिल्ली वाले जीएसटी से ट्रांसफर कर रहा है भाई अपने यूपी वाले जीएसटी के ऊपर में, तो भी क्या होगा, तो भी इसको सप्लाई मान ले जाएगा। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड डीम्ड डिस्ट्रिक्ट पर्सन। प्रिंसिपल टू एजेंट, अगर प्रिंसिपल टू एजेंट के बीच में कोई सामान का आदान प्रदान हो रहा है ना, दैट इज ऑल्सो विदाउट कंसिडरेशन ही होता है भाई, उसको सप्लाई मान लेते हैं हम लोग। इंपोर्ट ऑफ सर्विस फ्रॉम रिलेटेड पर्सन, अच्छा इंपोर्ट ऑफ सर्विस करो बट रिलेटेड पर्सन से, ठीक है। ऐसे पॉइंट में क्या होगा, ऐसे पॉइंट में तो विदाउट कंसिडरेशन कर लोगे ना। अब मान लेते हैं अभी मिस्टर ए का कुछ वो है, सगे वाला चाचा वगैरह है कोई इंडिया के बाहर, वो इसको दे रहा है फ्री में, इवेंट मैनेजमेंट की सर्विस फ्री में दे रहा है, कह रहा कोई बात नहीं, मेरे भतीजे की शादी मैं फ्री में करवाऊंगा, सारा काम फ्री में करवा रहा है भाई, करवा सकता है वो, लेकिन क्या फिर भी उसको सप्लाई मानेंगे? बिल्कुल उसको सप्लाई मानेंगे, टैक्सेबल भी मान लेंगे भाई, और टैक्स भी आपको भरना पड़ेगा भाई। ठीक है जी, आगे देखो, रिलेटेड कौन होते हैं भाई, रिलेटेड के अंदर में क्या, डायरेक्टर, कंपनी के केसेस में डायरेक्टर होगा ना। उसके बाद एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉइज, जो भी मालिक है या जो उसका एम्प्लॉय है, वो पार्टनर्स भी होते हैं भाई हमारे, रिलेटेड में ही आ जाते हैं। कंपनी अंडर द कॉमन कंट्रोल, अगर एक ही जैसे मान लो कि एक ही पर्सन है, उसने अलग अलग अपनी कंपनी बना रखी है, बट सारी कंपनी के अंदर मेजॉरिटी स्टेक होल्डर यही है, तो ऐसे पॉइंट में क्या रहेगा भाई, ऐसे पॉइंट में क्या होगा, एक ही बंदे की अलग अलग कंपनी होगा, कंपनी अंडर कॉमन कंट्रोल। देन होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी, इसको भी रिलेटेड माना जा रहा है। ठीक है, आगे डिस्ट्रिक्ट पर्सन के कुछ उन्होंने एग्जांपल दिए, पढ़ लेना यार,
नॉट मतलब रेलिवेंट ज्यादा, क्योंकि हमने समझ तो पहले लिया है। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन एज गुड्स एंड सर्विस। अब भाई किसी भी चीज को हम अभी हमने समझा सप्लाई तो मान लेंगे, बट सप्लाई किस चीज की मानेंगे? गुड्स की सप्लाई मानेंगे, सर्विस की सप्लाई मानेंगे। तो यहाँ पे भाई लिखी हुई है, क्या बोलता है, अगर आप लैंड और बिल्डिंग की बात कर रहे हो ना, अगर आप उसको लीज कर रहे हो, रेंट कर रहे हो, तो फिर वो क्या बनेगा? सर्विस बनेगा, सप्लाई ऑफ सर्विस बनेगा। बट अगर आप कंस्ट्रक्शन वाली सर्विसेज दे रहे हो तो भी सप्लाई ऑफ सर्विस बनेगा। और अगर आप ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स कर रहे हो तो आपका सप्लाई ऑफ गुड्स बनेगा। देखो तीन केस अभी तक हमने पढ़े। रेंटिंग ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग के अंदर में क्या बना? सर्विसेज बना। उसके बाद हमारा कंस्ट्रक्शन सर्विस के अंदर भी सप्लाई ऑफ सर्विस बना। ट्रांसफर ऑफ बिजनेस सर्विस के अंदर में सप्लाई ऑफ गुड्स बना। लेकिन राइट टू यूज ऑफ गुड्स के अंदर में सर्विस हमारा बनता है, अगर आपने अपना गुड्स किसी को इस्तेमाल करने के लिए दिया तो राइट टू यूज इन गुड्स होगा। रेस्टोरेंट की सर्विसेज भी हमारा सर्विस में ही आता है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट भी हमारा सर्विस के अंदर ही आता है, और सॉफ्टवेयर का ट्रांजेक्शन जो भी रहेगा वो भी हमारा सर्विस में ही आएगा। तो ये हमारे पास कुछ सर्विसेज के केसेस गिवन है। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ इतना ही है, इसके अलावा और भी बहुत सारे, बट मैं अभी आपको सिर्फ बेसिक बेसिक रिवीजन करवा रहा हूँ, ठीक है। बहुत ज्यादा डिटेल में जाके मैं हर एक चीज यहाँ पे कवर करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एक ओवरऑल रिवीजन सा हो जाए, एक ओवरऑल आपको समझ में आ जाए कि जीएसटी क्या चीज है भाई। आगे हमारे पास एक्टिविटीज आउटसाइड द जीएसटी। भाई जीएसटी के बाहर क्या क्या चीजें हैं? अब जीएसटी के अंदर बाहर जाने के क्या रास्ते हैं भाई? क्या क्या रास्ते हैं? देखो एक दो तीन रास्ते हैं। पहला रास्ता है कि आप गुड्स ही ना बनो, और कोई चीज गुड्स ही ना बनी तो फिर क्या होगा? उस पर जीएसटी एग्जाम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मनी, जो मनी होता है ना पैसा, वो गुड्स नहीं होता। क्यों? क्योंकि गुड्स की डेफिनेशन में लिखा है मनी इज नॉट अ गुड्स। अगर मनी जो है गुड नहीं है, अगर वो गुड्स की डेफिनेशन में नहीं आ रहा तो जीएसटी में भी नहीं आ रहा भाई, बाहर। तो पहला ऑप्शन क्या है? गुड्स की डेफिनेशन बाहर हो जाओ। सर दूसरा ऑप्शन सर्विस की डेफिनेशन से भी बाहर हो जाओ। अगर आप गुड्स की डेफिनेशन से भी बाहर, सर्विस की डेफिनेशन से भी बाहर, देन आप जीएसटी से भी बाहर। सर तीसरा ऑप्शन भी है, बिल्कुल तीसरा ऑप्शन भी है। तीसरा ऑप्शन ही है सप्लाई से बाहर हो जाओ, सप्लाई ही मत बनो। अगर आप सप्लाई नहीं बने तो भी क्या होगा? तो भी आप यहाँ एग्जाम्प्ट हो जाएगा भाई, जीएसटी लगेगा ही नहीं। अच्छा सप्लाई कब कब नहीं बनेगा? तो उसके अंदर में यहाँ पे इन्होंने केसेस बताया, ठीक है। पहले कहते हैं एम्प्लॉय एम्प्लॉयर सर्विसेज, यानी अगर एक एम्प्लॉय जो है अपने एम्प्लॉयर के लिए कोई काम कर रहा है, उसके बदले उसको सैलरी मिल रही होगी ना, सर्विस तो दे रहा है, बदले में पैसा मिल रहा है, क्या इसको जीएसटी में रखेंगे? बोलोगे सर कैसी बात कर रहे हो? नहीं बिल्कुल नहीं रखेंगे, इसलिए इसको एग्जाम्प्ट कर दिया भाई। कोर्ट एंड ट्राइब्यूनल के सर्विसेज, भाई अगर कोर्ट आपको कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है ना, उसके ऊपर जीएसटी वैसे ही लगना चाहिए, बाहर करो बाहर। एमपी एमएलए की सर्विसेज, पंचायत के मेंबर की सर्विसेज, इनको इन सबको सैलरी देती है गवर्नमेंट। एमपी को, एमएलए को, पंचायत के जो भी होते हैं हेड, उन सबको क्या है? सैलरी वैलरी दिया जाता है। ये सब की क्या है? जीएसटी लगेगा या नहीं? जीएसटी नहीं लगेगा, एग्जाम। सेल ऑफ लैंड, सर जमीन बेचने पे कोई टैक्स नहीं है। सॉरी फिर से रिपीट करता हूँ, सर जमीन बेचने पे कोई भी जीएसटी नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई बाहर कर दिया ना, शेड्यूल 3 से बाहर कर दिया। देन उसके बाद कंप्लीटेड बिल्डिंग, अगर आप कंप्लीट बिल्डिंग बेच रहे हो ना, पूरी की पूरी बिल्डिंग, बनी बनाई बिल्डिंग, वो पूरी की पूरी आप बेच रहे हो, तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एग्जाम, कोई जीएसटी वाली बात ही नहीं। तो भाई जमीन बेचने में भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिजनेस और बिल्डिंग बेचने में भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दोनों दोनों एग्जाम हो चुके हैं हमारे। देन एक्शनेबल क्लेम्स, जितने भी एक्शनेबल क्लेम्स होते हैं उन सबको आउटसाइड रखा गया भाई, ठीक है। हाँ बट लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग, इन सबको जीएसटी के अंदर रखा गया है ना। तो कभी कभी देख लेना लॉटरी का जीएसटी लग जाता है भाई, लॉटरी के इवन जीएसटी भी लगता है, और उसके बाद 30% का टीडीएस भी लग जाता है ना। बहुत तगड़ा सिस्टम है भाई इनका। देन हाई 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 सी सेल्स या फिर बॉन्डेड वेयर हाउस, ठीक है, बोथ आर आउटसाइड द जीएसटी स्कोप। भाई जो भी आपका बाहर, जो आपको मतलब जो भी हाई सीज के अंदर में जो भी आपका ट्रांजेक्शन हो रहा है सबको हम बाहर करके रखते हैं भाई, उसको भी जीएसटी से बाहर करके रखो। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के ट्रांजेक्शन के अंदर बोला भाई आउटसाइड द जीएसटी रहेगा, ठीक है। इंडिपेंडेंट अगर वो कंसल्टेंट है तो फिर टैक्सेबल होगा। अगर मैं एज अ जॉब नहीं काम कर रहा कंपनी, बट मैं एज अ कंसल्टेंसी दे रहा हूँ तो जीएसटी लग जाएगा भाई। गिफ्ट कर सकता है क्या? गिफ्ट कर सकता है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 50,000 रुपए तक का एक साल में गिफ्ट कर सकते हो, कोई टैक्स नहीं रहेगा, बट उसके ऊपर लगा तो जीएसटी भरना पड़ेगा, ठीक है। जीएसटी किसको देना पड़ेगा? कंपनी को जीएसटी देना पड़ेगा, हमें नहीं देना। हमें तो भाई जो पैसे, देखो अब आप बोल रहे सर हमने बड़ा 50,000 रुपए का गिफ्ट, उसमें जीएसटी नहीं लगता, कंपनी वाला हमें 55,000 का गिफ्ट दे रहा, हमने मना कर दिया भाई नहीं 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 चाहिए। क्यों? कि उसके बाद 18% जीएसटी लग जाएगा। क्यों भाई? ले लेना, जो दे रहा है कंपनी का ले लेना, कोई दिक्कत नहीं, लगे सीधा घर आने का। सर जीएसटी लगेगा, बिल्कुल लगेगा। किस पे लगेगा? वो तो कंपनी पे लगेगा ना, कंपनी वाला बढ़ेगा ना भाई। जब कंपनी वाला इतना दिलदार है, 55,000 का सामान दे रहा तो जीएसटी नहीं देगा क्या? जीएसटी भी दे देगा। सर कैसी बात कर रहे हो, इतना दिलदार होता है क्या? है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, अपने को क्या, ठीक है। गिफ्ट अब 50,000 भाई टैक्सेबल हो जाएगा, अपना 50,000 के ऊपर की गिफ्ट टैक्सेबल हो जाती है। बताओ जी, समझ में आ रहा है क्या? जीएसटी टैक्सेबिलिटी टेस्ट, भाई जीएसटी का टैक्सेबिलिटी टेस्ट बताओ भाई, कोई भी चीज जीएसटी के अंदर टैक्सेबल होगा नहीं होगा, कैसे पता लगेगा? सर पहला चेक करो, क्या स्टेप बाय स्टेप टैक्सेबिलिटी टेस्ट कहते हैं। वेदर एनी ट्रांजैक्शन अराइजेस, अप्लाई दिस 5 स्टेप्स। भाई ये कुछ काम अपने को करना है, अपने को चेक करना है कवर्ड बाय द शेड्यूल, ठीक। अच्छा पहले तो अपने को सप्लाई की डेफिनेशन चेक करनी है, जो यहाँ पे मेंशन नहीं है। पहले तो चेक करो सप्लाई की डेफिनेशन, क्या उसमें सप्लाई की डेफिनेशन है नहीं है, तो वहां चेक करो। अगर वहां पे एग्जाम मिल गया तो बाहर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कवर अंडर शेड्यूल्स, भाई चेक करो कौन से शेड्यूल में कवर है।
अगर शेड्यूल 3 के अंदर में कवर हो गया ना, वो तो यार एग्जाम्प्ट लिस्ट वाला बाहर, बिल्कुल बाहर कर दो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, बाहर। ठीक है, आगे इसके बाद कह रहा है हमारे पास इन दी कोर्स ऑफ बिजनेस आया नहीं है, ये चेक करो। ठीक है, कुछ केसेस में इन दी कोर्स ऑफ बिजनेस ही टैक्सेबल होते हैं, हालांकि इंपोर्ट वाले केसेस में इन दी कोर्स ना हो तो भी टैक्सेबल होते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखो। उसका कंसिडरेशन है या नहीं, ये चेक करो। अभी हमने देखा कि भाई विदाउट द कंसिडरेशन वाले केसेस अगर शेड्यूल 1 में कवर है तब तो फिर हमारा वो टैक्सेबल बन जाएगा। ठीक है, वरना वो टैक्सेबल नहीं बनता, तो उसका भी आपको ध्यान रखना है। और देन इज देयर अ गुड्स और सर्विस, पहले ये भी चेक कर लो गुड्स और सर्विस है नहीं है, ये पता लगे गुड्स एंड सर्विसेज नहीं है, तो पहले तो मैं बोलूंगा पहले तो ये चेक कर लो गुड्स या सर्विस है नहीं है। अगर वो गुड्स एंड सर्विसेज में कवर हो गया तो फिर आगे जाके देखना सप्लाई है नहीं है, वरना फिर वो भी देखने की जरूरत नहीं है, बाहर रखो भाई, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। द स्ट्रक्चर अप्रोच एंश्योर नो ट्रांजेक्शन एस्केप प्रॉपर जीएसटी एनालिसिस, वर्किंग थ्रू ईच कंडीशन सिस्टमेटिकली बिफोर रीचिंग अ कंक्लूजन। भाई किसी भी कंक्लूजन पहुंचने से पहले सारी बातों का ध्यान रखो, उसके बाद ही आप किसी नतीजे पे पहुंचो। इंपॉर्टेंट भाई जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट की बात करें, कुछ यहाँ पे इन्होंने जो है कुछ केसेस के यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं, पढ़ लेना भाई, इंपॉर्टेंट है बट समझ आप पहले चुकी हो। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे समरी की बात करते हो तो समराइज में बोलूं तो भाई सेक्शन नंबर 7 हमें डिफाइन करा तो भाई सप्लाई क्या होता है, उसके साथ साथ 3 शेड्यूल हमारे काम कर रहे थे। शेड्यूल 1 हमारा काम कर रहा था, शेड्यूल हमारा 2 काम कर रहा था, शेड्यूल 3 भी काम कर रहा था। सेक्शन नंबर 7 ने हमें बताया मीनिंग ऑफ सप्लाई क्या होता है, शेड्यूल 1 ने हमें बताया कि अगर बिना कंसिडरेशन करोगे तो भी टैक्सेबल मान लेंगे भाई। ठीक है, शेड्यूल 2 ने बताया कि अगर सप्लाई बनेगी तो किसकी सप्लाई बनेगी, है गुड्स की सप्लाई बनेगी, सर्विस सप्लाई बनेगी, ये कौन बता रहा है, शेड्यूल 2। और शेड्यूल 3 क्या बता रहा है, ये कौन कौन चीजें जीएसटी में आ ही नहीं रही है, वो शेड्यूल हमारा 3 बता रहा है। कुछ और चीजें भी हमें बता रहे हैं जिसके आगे इसके शेड्यूल लिखे हुए हैं। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो भाई यहाँ पे आके हम लोगों ने सप्लाई वाली चीज को हमने यहाँ पे कवर कर लिया, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपके सप्लाई वाले टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी डाउट है ना यार, कुछ भी आपको बस कमेंट कर देना और हमारी टीम उसके डाउट को रिजॉल्व करने की कोशिश करेगी। और यार अगर अभी यहाँ तक आ गए तो यार एक छोटा सा लाइक कर दो, अभी तक अगर आप नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पे जरूर प्रेस करना, क्योंकि भाई ऐसे अमेजिंग वीडियोस हम बनाते रहते हैं।